अरुण सर, आज ये जो गॉडफ्रे फिलिप्स हैं और आईटीसी जैसे शेयर है जो थोड़ा नीचे गिर गए हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखे जाए? सर, अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी नहीं भी है। कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस आता है जब दाम इतने जबरदस्त बढ़ते हैं। तो हो सकता है ये कब से लागू होता है, मान लीजिए अक्टूबर से होता है तो इस क्वार्टर पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन मान लीजिए कि जल्दी हो जाता है, सितंबर में ही कहीं 5-10 तारीख को हो जाता है, तो क्वार्टर में थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है। उसको छोड़कर और कुछ फर्क नहीं पड़ता। टैक्स बढ़ने से आज तक किसी सिगरेट कंपनी के प्रॉफिट्स पे इम्पैक्ट नहीं आया है। बिल्कुल ठीक बात है। तो टैक्स बढ़ने से वो पास ऑन हो जाता है और सिगरेट कंपनियां को कोई खास असर होता नहीं, कंज्यूमर भी सुधरता नहीं, वो पीता रहता है। जितनी क्वांटिटी अंशुल जी ने भी बता दी और अरुण सर ने भी बता दी। लेकिन अरुण सर, आज जिस तरह से हमने देखा कि ये वाइट गुड्स के शेयर काफ़ी अच्छा चले हैं, वर्लपूल, हिताची, वोल्टास, ये इन पे क्या करें? क्योंकि 28 से 18% के ब्रैकेट में आ रहे हैं, इनको सही में दिवाली बूस्ट मिल गया? सर, वाइट गुड्स की अगर आप एवरेज प्राइस देखें तो 5,000 से 50,000 के प्राइस प्रोडक्ट इनकी रेंज आती है। 25,000 में 10% अगर टैक्स की छूट हो जाती है तो 2,500 रुपए हो जाता है। उसके ऊपर फेस्टिव में डिस्काउंट कुछ मैन्युफैक्चरर देता है, कुछ रिटेलर देता है। तो ये 2,500 के बदले को 4-4,500 रुपए का एक बेनिफिट मिलता है। ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है खरीदार के लिए, और उससे डिमांड में एक बूस्ट आती है। दूसरा जो आपको मैंने कहा वो ध्यान में रखिए, पे कमीशन के पैसे भी उस समय लोगों के हाथ में आएंगे। तो एक बड़ी स्प्लर्ज आपको इस बार दशहरा दिवाली पर देखने को मिल सकती है। और गणपति शुरू हो रहा है अगले सप्ताह से ही, तो फेस्टिव का जो मूड है वो गणपति से शुरू हो जाता है और हर 15 दिन में एक नया त्योहार दिखता है। सही बात है। सर, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सरकार ने ये बूस्ट तो दिया है, लेकिन नौकरियां भी जा सकती हैं। जिन जिन सेक्टर पर, जो छोटे सेक्टर हैं और जहां पर टैरिफ की मार अगर लग गई, तो 25 अगस्त को तो डेलीगेशन आ नहीं रहा, और 25 अगस्त के बाद अगर डोनाल्ड ट्रंप का और थोड़ा दिमाग इसी तरह से रहा कि 25% तो मैं बिल्कुल कम नहीं करूंगा, बाकी 25% में भी कुछ अगर उन्होंने उल्टा सीधा बोल दिया, नौकरी, क्योंकि मैं कल कुछ रात पढ़ रहा था कि तमिलनाडु में जो टेक्सटाइल की कुछ छोटी छोटी फैक्ट्रियां, वहाँ से करीब 30,000 लोगों की नौकरियां खतरे में। ऐसे में जब नौकरी ही नहीं रहेगी तो मैं क्या ही आइटम खरीदूंगा? मैं क्या खरीदूंगा, चाहे वो चीज़ सस्ती मिल रही है या महंगी मिल रही है? विवेक, ब्रॉडर पिक्चर को देखते देखते आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पे आ गए हो। यहां पर डिस्कशन अब ये हो रहा है कि यूक्रेन और डोनाल्ड ट्रंप की जो मीटिंग होनी है विथ हाफ ऑफ यूरोपियन यूनियन, उसमें कुछ समझौता होगा। अगर वो समझौता हो गया तो रशिया के तेल पर सैंक्शन कैसे रहेंगे? तो वो 25% को तो जाना ही पड़ेगा, पहली ठीक है बात। सर, दूसरी 25 बात, जो बाकी अगर बाकी 25 25, रहते हैं। जी जी, आज प्लीज। ठहर जाइए, मैं उस पे भी आ रहा हूं। तो हाँ, पहला 25 तो जाना ही पड़ेगा। अब जो ठीक है। दूसरा 25 है उसको भी ये समझ में आएगा कि अगर उसको एक रिलायबल पार्टनर चाहिए। भारत के 80 बिलियन डॉलर के ऑर्डर हैं बोइंग के ऊपर। अगर भारत जो 777 प्लेन गिरा था उसको लेकर एक खाली एडवाइजरी देता है कि वी विल रिव्यू परचेज ऑफ बोइंग एयरक्राफ्ट, जितना भारत का टोटल एक्सपोर्ट था पिछले साल 87 बिलियन डॉलर,
उसका इंपोर्ट एक कंपनी के ऊपर से बराबर हो जाता है। क्या भारत ये करेगा? मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन कहने के लिए, डिस्कस करने के लिए ये एक खतरा है अमेरिका के लिए। ये ध्यान में रखिए। भारत 2025 में एक अलग भारत है। जब इंडिया ने वो PL 480 में ग्रेन इंपोर्ट किया था, वो एक अलग भारत था। तो अब जो आपके किंतु परंतु के सवाल आ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक वाले, उनको छोड़ दी। ठीक है सर, छोड़ दिया। तो ये जो सवाल हैं अभी फ़िलहाल इनको होल्ड करते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल सवाल हैं और इस समय जो किंतु परंतु हैं देश दुनिया भर में इतने लग चुके हैं कि सर सभी लोग, मैं तो ये देख रहा हूँ कि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं मुझे डेली हेडलाइन जो रखनी पड़ती है वो डोनाल्ड ट्रंप की ही रखनी पड़ती है। वो कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देते हैं कि बनानी ही डोनाल्ड ट्रंप पर पड़ती है कि आज उन्होंने ये कर दिया, आज उन्होंने वो कर दिया। ग्लोबल फ्रंट उन्होंने पूरा कब्जा रखा है। एनीवेज अरुण सर, बहुत अच्छा लगा आप आए हमारे साथ और बहुत दिनों बाद आपसे आज बात हुई। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण सर, हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू विवेक। थैंक यू सर। अंशुल भाई, आपसे दो तीन चीज़ें मैं पूछना चाहूँगा। एक, ये इंश्योरेंस सेक्टर देखिए, इंश्योरेंस शेयरों में 18% से घटकर GST 5% आने की बात हो रही है। अगर ऐसा होता है, क्योंकि आज हमने देखा कि ये जो GIC आ रही है और न्यू इंडिया एश्योरेंस है या दूसरे इंश्योरेंस शेयर हैं, इनमें कोई काउंटर लग रहा है आपको जो कि मूव देने के तैयारी में? सर, इंश्योरेंस से डिस्कस करें उसके पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। नाराज फूफा का डेली डोज खत्म हो गया है या अगर उसमें 1-8% की गुंजाइश है, एक लाइन में जोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बोलिए बोलिए। ये वही फूफा जी हैं जो सुबह एक को तानाशाह बोलते हैं और अगले दिन सुबह बोलते हैं मैंने ऐसा कब बोला। तो ये 25% टैरिफ वाली बात और ये बात पलटने में कितनी देर लगनी है फूफा जी को? जरा सा आप मान मनौवल करके चाय भर तो पिला दें, उसके बाद फूफा जी अपने घर का दरवाजा खोल दें आपके लिए। वो आदमी केवल तारीफ का भूखा है, आप तारीफ कर दीजिए। इंडिया की तरफ से एक अनाउंसमेंट कर दीजिए कि हम नोबेल पीस पुरस्कार के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नामांकित करते हैं। उसके बाद देखिए आप टैरिफ के लिए लड़ रहे हैं, वो आपके लिए डिस्काउंट डिस्काउंट और सब्सिडी खोल के रख देगा अमेरिका की। उसको जो चाहिए बस वो चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी कर रहा है। तो चाय पिलाओ, मस्त रहो। सब में सिन टैक्स और ये सब कुछ रखा नहीं है। फूफा जी मस्त अदरक वाली चाय पिलाओ। नहीं वो अंशुल भाई, वो पता क्या है, जो फूफा जी है ना, उनको एक्चुअली क्या हो गया है कि ठीक है वो इंडिया तो उसको चीज़ को बोल नहीं सकता जो पाकिस्तान बोलेगा ख़ास तौर से। और इंडिया के जो विवाद थे वो उसी समय पे वो एक अलग स्टोरी हो जाएगी। लेकिन बात ये है कि फ़िलहाल हमारा जो दोस्ताना बढ़ रहा है वो चाइना के साथ बढ़ रहा है। वो भी कितना पॉजिटिव होगा भविष्य में वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी देखो, जो भारत सरकार कर रही है कम से कम उसमें तो हम ये मान सकते हैं कि ये नहीं पलटेगी। तो GST रेट काउंसिल है, GST काउंसिल है, वो जो रेट अगर डिसाइड कर देगी तो उसमें कोई पलटा नहीं जाएगा। अब बताइए तो देखिए, हमेशा आप आज का भी प्राइस का रिएक्शन देख लीजिए या आप हमेशा देख लीजिए, इस तरह की कोई भी पॉजिटिव न्यूज आती है, आप GIC NIACL का नाम लिए, मैं सामने 3 अलग कंपनी का नाम लेता हूँ, ICICI जनरल इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल और HDFC लाइफ। इनके रिएक्शन देखिए और उनके रिएक्शन देखिए, दुगने का अंतर है। साथ में एक LIC को भी जोड़ लेते हैं जो अब तक का मेजर है। LIC में क्या है, परसों बड़ी गिरावट की बात थी, मतलब वेडनेसडे को, थर्सडे को छोटी सी एक बात थी, आज का गैप अप परसों जो गिरावट थी उसको भी क्रॉस नहीं कर पाया। यही हाल GIC और NIACL का भी है। तो इस क्षेत्र में अगर फायदा होना भी है ना, तो चूंकि LIC का बेस साइज इतना बड़ा है कि अगर वो 2% भी ग्रो करते हैं तो आपको ये दिखता है कि अमाउंट में LIC बड़ा ग्रो कर गया। लेकिन धीरे धीरे जो डिस्टेंस है ना प्राइवेट सेक्टर और ये पब्लिक सेक्टर का, इतनी तेजी से कम हो रहा है कि अगले 10 साल आते आते जो LIC की मोनोपोली जिसको हम समझते हैं वो खत्म हो जाएगी, प्राइवेट सेक्टर बड़ा प्लेयर बन के उभरेगा। तो मेरे को अगर बेट करना है तो जैसा आपको याद होगा HDFC लाइफ मैंने पहले भी बता के रखा है कई बार
कि इसमें 219 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया है 740 रुपए पे। अभी वहां से 803 रुपए आ चुका है, ऑलरेडी 10-15% बढ़ चुका है। यहां से भी ये 1000-1200 रुपए ही तो पेसिमिस्टिक टारगेट पकड़ के चल रहा हूं। मेरे हिसाब से इसमें टारगेट लगाने की जगह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के, जैसे हमने फोर्टिस में किया, जैसे हमने रिलायंस में किया, जैसे हमने टाटा स्टील में किया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के इसकी तेजी को खेलते जाइए एचडीएफसी लाइफ को। अगर आप कान पे बंदूक रख के बोलेंगे एक ही शेयर दूसरा दे नहीं सकते लाइफ इंश्योरेंस में, मैं एनी डे एचडीएफसी पकड़ लूंगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में नंबर 1, ईमानदारी में नंबर 1, नियम कानून निभाने में नंबर 1, सर्विस के मामले में बहुत अच्छे ही कहूंगा, क्योंकि थोड़ा सा नियम कानून ज्यादा निभाते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी की थोड़ी कमी है, बट इन दी एंड जिसको क्लेम लेना है उसको समझ में आता है कि हाँ नियम कानून टाइट थे तो मेरा क्लेम मिल गया, कहीं इश्यूज की वजह से अटका नहीं। तो वो एक जो नेगेटिव है वो क्लेम के टाइम में पॉजिटिव बन जाता है। अगर एक ही स्टॉक लेना है एनी डे एचडीएफसी लाइफ, बाकी मेरे को सरकारी कंपनियों में कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। ठीक है, इंश्योरेंस की बात हो गई। वोल्टास, हिताची, पैनासोनिक और ये वर्लपूल, ब्लू स्टार, इनमें कोई अपॉर्चुनिटी है या आज प्रॉफिट बुकिंग का डे है क्योंकि गैप अप खुले हैं सारे? तो देखिए, अगर ये जीएसटी चेंज वाली न्यूज पे आप कंजम्पशन के शेयर ले रहे हैं तो आई एम सॉरी टू से 4 से 6 महीने बाद आप तकलीफ में रहेंगे। स्टॉक यहाँ से अच्छे खासे नीचे प्राइजेस में आपको मिलेंगे। बहुत लंबी तेजी जो रिएक्शन आना था आ गया। हो सकता है 1-2-3 दिन और ये रिएक्शन कंटिन्यू रह जाए, बट इसके बाद जो ओवरहेड सप्लाई है पीछे सारे स्टॉक्स में, जैसे वोल्टास, ब्लू स्टार, हेवेल्स, ये आपका क्रॉम्पटन ग्रीव, जितने भी आपने नाम लिए, या एफएमसीजी काउंटर्स, जितने भी आपने नाम लिए, सब में ओवरहेड सप्लाई इतनी है कि ये पॉजिटिव न्यूज उसको कंपनसेट नहीं कर पाएगी। सेलॉन रैलीज के लिए एक रैली चाहिए थी जो इस न्यूज की वजह से आ गई है, तो एक आध दिन और ये पार्टी चलेगी। हल्का सा आपको पंटिंग ट्रेड लेना है तो आप लेके एंजॉय कर सकते हो, बट बहुत लंबा लॉन्ग नहीं रहना है। स्पेसिफिकली मेरे को अगर सिर्फ एक शेयर आप बताओगे कि अगर बाउंस बैक में पार्टिसिपेट करना है किस में कर लूं, तो मैं कहूंगा ब्लू स्टार में कर लीजिए। बाउंस बैक का टारगेट 1732 रुपए जो प्रोटेक्ट हुआ था, वहां से बाउंस बैक आया है, तो बाउंस बैक का टारगेट 1993 रुपए, वहां तक जा सकता है। अंशुल जी 2 मिनट में ये और देख लीजिए ऑटो शेयरों में क्या करें। आज मारुति जैसा शेयर 1000 रुपये करीब चल चुका है, 13,952 रुपये चल रहा है, 8% ऊपर। अमूमन देखने को नहीं मिलता हीरो मोटोकॉर्प, मारुति एक एक दिन में 8-8%, इतना तो रिजल्ट अच्छे आने के बाद भी नहीं चलते। इनमें कहीं पे प्रॉफिट बुक करना है या बने रहना है? सर आपके शो तो रिकॉर्डेड होते हैं और आपके यूट्यूब चैनल पे पड़े ही हुए हैं। आप मतलब जिसको भी शक है वो एक बार दोबारा पीछे पलट के देख ले कि पिछले 8-9 हफ्ते से बोलते मैं बोलते जानता मेरा हूँ आप गला ऑटो पर बुलिश थे। स्टॉक में मैं एक्सट्रीमली बुलिश हूँ। हैंडल 12 हफ्ते का डेवलप हो गया, 24,175 निकलते ही से 25,544 पहुंचेगा और उसके ऊपर ऑल टाइम हाई जाएगा। उसमें टॉप परफॉर्मर फोर व्हीलर स्पेस में एमएनएम और मारुति रहेगा, जो अपने ऑल टाइम हाई ना सिर्फ टेस्ट करेंगे, ऑल टाइम हाई से 10-12% ऊपर का एक्सटेंशन भी देंगे। टू व्हीलर स्पेस में मेरे को टीवीएस मोटर, फोर व्हीलर में एमएनएम और मारुति अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा अशोक लीलैंड, अब मैं बहुत क्लियर नहीं हूं कि उसको फोर व्हीलर में गिनना है, ऑटो में गिनना है, ट्रक में गिनना है, किस में गिनना है, बट हाँ अशोक लीलैंड चार्ट पे रिलेटिव स्ट्रेंथ है, ऑल टाइम हाई है, इसके ऊपर एक्सटेंशन मिलेगा। मारुति में ऑलरेडी मिल चुका है, मतलब अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, बट मारुति सबसे आगे लीड कर गया है। और एमएनएम, टीवीएस मोटर और अशोक लीलैंड भी पीछे पीछे फॉलो कर लेंगे। तो मैं एक ही सेक्टर था सेक्टोरियली जिसपे मैं बुलिश था, उसी में सबसे अच्छा मूव आया है। तो फिर प्रूव होता है कि अगर चार्ट अच्छा है तो पॉजिटिव न्यूज ज्यादा मूव देती है, और अगर चार्ट खराब है तो पॉजिटिव न्यूज पे एक छोटा सा मूव मिलता है और वापस से जो बेसिक डोमिनेंट ट्रेंड है वो रिज्यूम हो जाता है। तो कंजम्पशन में डोमिनेंट ट्रेंड डाउन है। इस पुल बैक में अगर आपके पास माल फंसा हुआ है तो एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। ऑटो नहीं है तो ऑटो में डिप्स पे या ब्रेकआउट्स पे बाई करने की कोशिश कीजिए, वहां पैसा बनेगा। ठीक है, तो ये सारे सेक्टर ज़्यादातर जो जीएसटी प्रभावित हैं इन पर विस्तार से बात हो गई है। लेकिन एक चीज़ मैं अपने दर्शकों को बता दूं, देखिए बहुत सारे प्राइम मेंबर्स हमसे पूछ रहे कि किस तरह से वो दोबारा से अगले महीने के लिए प्राइम मेंबर बने रह सकते हैं,
और जो नए लोग हैं जो प्राइम मेंबरशिप के लिए जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी फटाफट से 1 मिनट में प्रोसीजर बता देता हूं कि किस तरह से आप बन सकते हैं। देखिए 3 पैक हैं, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड, वीआईपी। आप इन तीनों में से कोई भी पैक चुन सकते हैं। वीआईपी में सर्विसेज ज़्यादा हैं, इस इकोनॉमी में थोड़ा कम है, 3 सर्विसेज हैं। स्टैंडर्ड में आपको 6 सर्विसेज मिलेंगी और वीआईपी में आपको 599 रुपीज़ के पैक में सारी सर्विसेज मिलेंगी जो लिखी हुई हैं। मार्केट अपडेट, प्रायोरिटी आंसर, मनी 9 स्टॉक एनालिसिस, मार्केट पल्स, मनी 9 स्टॉक हेल्पलाइन, म्यूचुअल फंड ट्रबल शॉर्ट सेशन, ये सभी 6 सर्विसेज आपको 299 के पैक में मिलेंगी। उसके अलावा 4 सर्विसेज और, प्रायोरिटी आंसर टू मेंबर क्वेरीज, मनी 9 पोर्टफोलियो एनालिसिस, म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन और एक्सक्लूसिव इनवाइट टू कॉन्क्लेव और समिट, ये सभी आपको मिलेंगे वीआईपी में भी एडिशनल। रीजॉइन अगर जो दर्शक करना चाहते हैं जो ऑलरेडी मेंबर हैं लेकिन रीजॉइन करने में दिक्कत हो रही है उनके लिए बता देते हैं, मनी 9 प्राइम चैनल के मेंबरशिप प्रोग्राम में दोबारा शामिल होने के लिए चैनल के पेज या चैनल के किसी भी वीडियो पर जाएं और ज्वाइन बटन पर क्लिक या टैप करें। अगर आप पहले से सदस्य हैं तो आपको रिज्यूम विकल्प दिखाई देगा। अपनी मेंबरशिप फिर से शुरू करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए निर्देशों का पालन करें और मेंबरशिप फीस का भुगतान करें। तो ये हमारे प्राइम मेंबर्स के लिए एक खास चीज़ जो कि वो समस्या झेल रहे हैं अगर कि वो प्राइम मेंबरशिप नहीं रिज्यूम कर पा रहे हैं, उन सभी के लिए। और जो नए मेंबर जुड़ना चाहते हैं वो जल्दी से जल्द जुड़ें।